क्या आपको पता है कि गुप्त रोग की कितनी कैटेगरी होती है? जो पेशेंट आते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है। उसमें हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उस तीनों कैटेगरी के बारे में हम आगे विस्तार से बात करते हैं। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिव्य बूटी आयुर्वेदा। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त रोग। बहुत ये कॉमन रोग होता जा रहा है, समय अनुसार देखते जा रहे हैं कि इसके पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही आपके सलाहकार भी बढ़ते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा भी आपको मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है। कैसा कंटेंट है उनको नहीं मतलब, उन्होंने बस आपको परोस दिया है और हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम उसको अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनकी 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। उसकी वजह से जब हम उनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ट्रीटमेंट करते समय हमें आसानी होती है कि वो पेशेंट क्या चाहता है, उसको किस हिसाब से ट्रीट करना है। पहला कैटेगरी होता है शारीरिक रोगी। शारीरिक रूप से जो बीमारियां आती हैं, जो हमारे अंदर आ चुकी हैं, उसको ट्रीट किया जाता है। दूसरा होता है मानसिक रोगी, जो मानसिक रूप से हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं, उनकी बात होती है वहाँ पर। और तीसरा होता है भोगी व्यक्ति, जो ना शारीरिक रूप से बीमार है ना मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन उसके अंदर भोग विलासा बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात करते हैं जो शारीरिक रोगी हैं। शारीरिक रोगी में सबसे पहले बात आती है कि हमारे अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, समय से पहले वीर्य का लॉस करते हैं, तो हमारे जैसी उम्र बढ़ती है तो हमें शीघ्र पतन की प्रॉब्लम आने लगती है। हमारी पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। और नाइटफॉल किसी किसी को होने लगता है या दाद जाने लगती है। जैसे हमारे अंदर सेक्स की भावना जागृत होती है या हम उस तरह आकर्षित होते हैं, चिपचिपा पानी आ जाना, इस तरह से 4-6 प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉमन है। ये सबको फेस करना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट है। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि उनको इलाज की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो अपनी दिनचर्या को सुधारते हैं, अपनी जो बैड हैबिट है उससे दूर होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व होने लगती है और ठीक होने लगते हैं। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए। आप जब डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आपको एक उपयुक्त चिकित्सा मिलती है, एक सलाह मिलती है, उनके गाइडेंस में आप ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक रोगी। जब ये कैटेगरी स्टार्ट होती है मानसिक रोगी की, तो उन कैटेगरी में हम उन पेशेंट को रखते हैं जिनकी टाइमिंग ठीक है, सो है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है या कम है। अगर आपको लगता है कि महीने में आप 20 बार रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ गए हैं और वहाँ पर आपने 8 बार 9 बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि पार्टनर को ऑर्गेज़म दिया है, सेटिस्फाई किया है, और 10 से 12 बार आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अर्ली डिस्चार्ज हो गया है, तो वहाँ पर आप पूरी तरह से अपने आप को फिट महसूस करें, आप वहाँ पर बीमार नहीं हैं। ये होता है कि कभी हो सकता है कि एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा ना मिला हो, या आप अस्वस्थ रहे हों, या पूरी तरह से दोनों लोग की इच्छा ना रही हो, उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि नहीं हम बीमार हैं, और जब ये पेशेंट की बात आती है तो ये तुरंत जाते हैं, जो भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर मिलता है वहाँ से वो दवा परचेज करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को सुधारने लगते हैं। यहीं पर वो गलती करना चालू करते हैं। उसकी वजह से क्या है, जो वो बीमार नहीं थे आगे चल के उनके अंदर बीमारियां आने लगती हैं। उनका जो स्टेमिना नेचुरल था वो और घटने लगता है और उनकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन कम होने लगती है। जब परफॉर्मेंस कम होगी तो आपके और आपके पार्टनर की अंदर अनबन होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर वहाँ पर जब आप लोग की
चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले तो बीमार हम नहीं थे, लेकिन बाद में खुद बीमार होने लगे तो उसका भी चिकित्सा दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, उनको भी पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है, होते भी हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है, जो होते हैं भोगी व्यक्ति, जो एक शारीरिक रोगी थे, दूसरे मानसिक रोगी थे, तीसरे हैं भोगी व्यक्ति। जब इनकी बारी आती है तो ये भोग विलासा में इतने मस्त रहते हैं कि ये पहले तो थोड़ा बीमार थे, उसका इलाज हो गया, जब इलाज होने लगता है, ट्रीटमेंट होने लगता है तो ये ठीक होते हैं। ठीक होने के साथ इनकी सेक्स की इच्छा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जितना ज़्यादा ये सेक्स की इच्छा बढ़ाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, समय से पहले ये सेक्स बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं और फिर वो उसी कैटेगरी में पहुंचने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी नहीं सही हो पाते हैं। जितना इनका इलाज दिया जाता है, इनको ठीक किया जाता है, वो उतना ही ज़्यादा सेक्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे रोगियों को चाहिए कि वो अपने मानसिक रूप से पहले तो अपने आप को स्थिर रखें। हाँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से अगर हम सेक्स रिलेशनशिप बनाते रहेंगे तो हम लंबे समय तक इसका आनंद लेते रहेंगे। अगर हमारे मन में है कि नहीं, हम 20 साल की अवस्था में या 25 साल की अवस्था में एक रात में 3 या 4 बार 2 बार जो भी हम रिलेशनशिप बना लेते थे, वही चीज़ हम 35 या 40 साल की या 50 साल की अवस्था में भी करें तो यहाँ पर आप गलत हैं। उसके लिए आप, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से हम सेक्स को थोड़ा सा डिक्रीज़ करते जाएं और अपने आप को मेंटली फिट रखें, तो आप लंबे समय तक सेक्स का आनंद लेते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम 25 से 30 साल की अवस्था में हैं तो अगर हम पर डे रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती उतनी ज़्यादा, और जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं तो हमें चाहिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार ही रिलेशनशिप बनाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। चाहे हम एक रात में 2 बार करके बना लें या हर दूसरे दिन रिलेशनशिप में जाएं, ये अपनी कैपेबिलिटी, ये आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अब हम 50 क्रॉस करते हैं तो 10 से 15 दिन में रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रहेंगे। और कोई भी आपकी बॉडी में दिक्कत आती है, सेक्सुअल वीकनेस आती है, तो आप किसी भी चिकित्सक से मिलकर ही उपचार लें, अपना इलाज स्वयं ना करें, ना ही जो बाजारू मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं उसके चक्कर में पड़ें, ना ही फोनिक कंसल्टेशन वाले जो सलाहकार हैं उनके चक्कर में पड़ें। धन्यवाद।